Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about the pregnancy and embryonic development. So first, we are going to discuss the pregnancy. Now, the pregnancy is the time period for the development of a new child. तो जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है वो यूट्रस में कंप्लीट होगी, देन जो ब्लास्टोसिस्ट का आउटर मोस्ट लेयर जो है जिसे हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, उस ट्रोपोब्लास्ट लेयर में से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि सपोज ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है और उसका ये आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट का आउटर मोस्ट लेयर ट्रोपोब्लास्ट है। तो इसमें कुछ इस तरह से ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो फॉर्म होंगी, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसे हम बोलेंगे कॉरियोनिक विलाई। तो अब यहाँ पे ये जो स्मॉल देख रहे हो छोटे छोटे पार्ट्स, ये यहाँ पे वो हैं कॉरियोनिक विलाई। अब ये कॉरियोनिक विलाई जो है वो ये पूरी जो यूट्रस वॉल है और उस वॉल में जितने भी टिश्यूज़ हैं, उस यूट्रीन टिश्यू और जो मैटरनल बॉडी है उससे वो सराउंडिंग कवर्ड होगी। तो अब ये जो कॉरियोनिक विलाई है वो और ये जो यूट्राइन का टिश्यू है ये दोनों एक साइड जॉइंट होंगे, और जो मेन यूनिट है जो कि मदर बॉडी और डेवलपिंग चाइल्ड को कनेक्ट करता है, दैट इज़ प्लेसेंटा। वो प्लेसेंटा फॉर्म होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट का आउटर मोस्ट लेयर है ट्रोपोब्लास्ट, उसमें से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो प्रोड्यूस होंगे, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो मदर की जो यूट्राइन वॉल है वो यूट्राइन वॉल से अटैच होंगे और प्लेसेंटा जो है वो फॉर्म करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मदर बॉडी के ब्लड टिश्यू हैं जो कि फीटस या फिर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके साथ कनेक्टेड है। अब ये जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसके पास यहाँ पे यॉक सैक भी प्रोड्यूस होगा जो कि एक लिक्विड से फॉर्म होगा, और ये जो पूरा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो एमनियन लिक्विड जो है उससे कवर्ड होगा, और ये पूरा लिक्विड जिस कैविटी में प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। तो इस तरह से जो मेन बॉडी पार्ट है जो मैटरनल बॉडी और डेवलपिंग चाइल्ड को कनेक्ट करता है वो प्लेसेंटा जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो अब ये प्लेसेंटा जो है वो प्रोड्यूस क्यों होता है, तो प्लेसेंटा है उसके प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही मेजर फंक्शंस हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है इट विल फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स और रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उन दोनों का सप्लाई जो है वो मदर बॉडी में से डेवलपिंग चाइल्ड में प्लेसेंटा के थ्रू होगा। देन द सेकंड फंक्शन इज इट विल फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एक्सक्रीटरी मटीरियल दैट प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के अंदर जो भी वेस्ट मटीरियल जिसे हम एक्सक्रीटरी मटीरियल बोलते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर बॉडी में एंटर होगा, और मदर बॉडी में से उसकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम और जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसके थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज होगा। तो ये दो जो है वो प्लेसेंटा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब ये प्लेसेंटा जो है उसे हम दूसरे फंक्शन की बात करें तो उसका दूसरा फंक्शन है दैट इट इज़ एन
एंडोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन टिश्यू मीन्स ये जो प्लेसेंटा है वो कुछ हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए हम इस प्लेसेंटा को एंडोक्राइन टिश्यू बोलते हैं। तो अब हम ऐसे हार्मोन्स की बात करें जो प्लेसेंटा के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें से सबसे फर्स्ट है HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, और सेकंड HPL that is human placental lactogen, then estrogen and progesterone. Now among all four of these, this estrogen and progesterone, ये दोनों जो है वो नॉर्मल फीमेल में भी प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि वो प्रेग्नेंट ना हो तब भी इसमें ये दोनों हार्मोन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है वो सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही प्रोड्यूस होंगे, और वो मेनली प्रोड्यूस होंगे प्लेसेंटा के थ्रू। तो अब ये हर एक हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी में क्यों प्रोड्यूस होते हैं, तो अब यहाँ पे ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं, उससे प्रेगनेंसी के दौरान ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन दोनों का लेवल जो है वो थोड़ा हाई रहता है। तो अब इन हर एक हार्मोन में से पहले हम बात करते हैं HCG के फंक्शन की, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। नाउ मेनली दिस HCG विल सपोर्ट दी ओवेरियम कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसे वो मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, और जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ या फिर उसका जो मेंटेनेंस है उसे भी सपोर्ट करेगा ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। और इस तरह से ये जो प्रेगनेंसी है उसे मेंटेन करने के लिए HCG बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ द सेकंड इज HPL, व्हिच स्टैंड्स फॉर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब इसका मेन फंक्शन है इट विल ब्रेक डाउन दी फैट्स। तो फैट्स जो है वो मदर बॉडी में एक स्टोर्ड फ्यूल है, ठीक है। तो ये जो स्टोर्ड फ्यूल यानी कि फैट्स हैं उसे ब्रेक डाउन करेगा, और उसमें से जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो बेबी की ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो इस तरह से HPL विल ब्रेक्स डाउन दी फैट्स फ्रॉम मदर टू प्रोवाइड फ्यूल फॉर ग्रोइंग बेबी। नाउ एस्ट्रोजन, तब यहाँ पे खास एक बात याद रखना है, ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन है वो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन जो है वो मेनली यूट्रस के ग्रो होने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जैसे ही बेबी की ग्रोथ होगी तो उसकी साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो उसके लिए यूट्रस का जो ग्रोथ है वो एस्ट्रोजन से मेंटेन होगा। देन यूट्रिन लाइनिंग स्टेप अप ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जो यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन है वो इस एस्ट्रोजन के थ्रू इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो क्या असर होगा, तो डायरेक्टली जो ग्रोइंग बेबी है यूट्रस के अंदर उसे भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट और एरेशन यानी कि जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से मिल पाएगा। नाउ द प्रोजेस्टेरॉन, नाउ द प्रोजेस्टेरॉन कीप्स प्लेसेंटा फंक्शनिंग प्रॉपरली। प्लेसेंटा का फंक्शन जो है वो प्रॉपरली हो सके, यानी कि जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी मटेरियल इनका जो सप्लाई और रिमूवल है वो फंक्शन मेन प्लेसेंटा का है, और ये फंक्शनिंग करने के लिए इसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चाहिए। तो इसके लिए ये कुछ हार्मोन्स है जो प्लेसेंटा के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं ना। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं ह्यूमन बॉडी में, पर्टिकुलर फीमेल में, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम ही प्रोड्यूस होते हैं। उसमें से एक है HCG,
HPL, ये HCG और HPG हमने अभी डिस्कस किया। और थर्ड है रिलैक्सिन। अब ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो डिलीवरी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी कि जब बेबी यूट्रस में से इस वर्ल्ड में आएगा तो उस प्रोसेस में ये रिलैक्सिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 हार्मोन्स जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा हम और हार्मोन्स की बात करें लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, देन थायरोक्सिन, इन सब का जो लेवल है वो प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज हो जाता है। तो अब इन हार्मोन का लेवल इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज दिस इंक्रीज लेवल ऑफ दिस हार्मोन्स और बेनिफिशियल फॉर फेटल ग्रोथ। अब फेटल यानी कि जो ग्रोइंग बेबी है, यूट्रस में जो बेबी डेवलप हो रहा है वो, उसकी ग्रोथ के लिए ये सारे हार्मोन्स जो है वो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। देन इट विल डज दी मेटाबॉलिक चेंजेस इन दी मदर। तो जैसे ही मदर की बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे तो ये चेंजेस जो है वो फीटस की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन दिस इंक्रीज लेवल विल हेल्प टू मेंटेन दी प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में भी ये सारे हार्मोन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लेसेंटा जो है उसके फंक्शंस जो है वो हमने अभी बात की। तो अब ये जो जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस पूरी होगी तो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में मेनली क्या है, ये आउटर मोस्ट जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है, ये सबसे आउटर मोस्ट, वो पूरे ब्लास्टोसाइट को या फिर ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट करेगा। और यहाँ पे ये जो अब इनर सेल मास है, ये हमने बात की थी ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमर है, ठीक है, वो 2 लेयर में अरेंज होंगे। ये जो आउटर मोस्ट जो हमने रेड कलर में ड्रॉ किया है वो है ट्रोपोब्लास्ट, और यहाँ पे अंदर ये जो सेल का ग्रुप है वो है इनर मास सेल। तो अब ये जो इनर मास है सेल का वो मेनली 2 और लेयर में डिफ्रेंशिएट होगा, एक्टोकाम दैट इज आउटर लेयर एंड देन दी एंडोडर्म दैट इज इनसाइड लेयर। तो अब यहाँ पे ये जो आउटर लेयर एक्टोडर्म है और जो इनर लेयर एंडोडर्म है जो कि इनर सेल मास से फॉर्म हुए हैं, तो ये आउटर मोस्ट एक्टोकाम और यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर जो है वो है हमारा एंडोडर्म। अब ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म जैसे ही इनमें डेवलपमेंट होंगी तो इन दोनों के बीच में मेसोडर्म जो है वो भी डेवलप होगा। तो इस तरह से ये जो इनर सेल मास है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म इन 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होगा। तो अब उसमें से मेनली जो एक्टोडर्म यानी कि सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें से मेनली सेल्स लाइक स्किन सेल, ब्रेन सेल्स, ये सारे सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। देन हम मेसोडर्म यानी कि मिडिल लेयर की बात करें तो उसमें से कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल, ट्यूब्यूल सेल ऑफ किडनी, आरबीसी, स्मूथ मसल एक्सेट्रा, ये जो सेल हैं वो मेनली मेसोडर्म में से प्रोड्यूस होंगे। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है यानी कि जो हमारा एंडोडर्म है उसमें से मेनली लंग सेल, थायराइड सेल, पैनक्रियाटिक सेल, ऐसे सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो इनर सेल मास है उसमें कुछ स्टेम सेल्स होते हैं विच हैज़ पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो इस तरह से कंप्लीट फीटस जो है या फिर जो बेबी है वो उसकी ग्रोथ कंटिन्यू होगी।
तो अब आफ्टर इम्प्लांटेशन मेनली प्रेगनेंसी लिस्ट फॉर दी 9 मंथ्स, और ये जो 9 मंथ्स है वो एक डेवलपिंग पीरियड है फीटस का, जो कि ह्यूमन में मेनली 9 मंथ का होता है। अब ये जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो हर एक एनिमल टू एनिमल डिफरेंट होता है। तो अब ये प्रेगनेंसी है उसमें ह्यूमन फीटस जो है उसमें किस तरह से डिफ्रेंशिएशन होता है वो हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट मंथ जो है उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वीक होगा तो वहाँ पे जाइगोट अंडरगोस क्लीवेज, देन दी ब्लास्टोसिस इम्प्लांट्स इन यूट्रस एंड दिस ब्लास्टोसिस बिगिंस टू रिसीव दी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर। यानी कि जो हमने पूरी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस आगे डिस्कस की वो सिर्फ एक वीक में ही कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन को एक वीक कंप्लीट होगा तब जो पर्टिकुलर वो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट भी हो जाता है और मदर बॉडी में से न्यूट्रिएंट भी रिसीव करना इनिशिएट करता है। तो ये चेंजेस थे जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक में होते हैं। नाउ चेंजेस इन सेकेंड वीक, दैट इज इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट बिकम डीप इन द एंडोमेट्रियम। जो फर्स्ट वीक में इम्प्लांटेशन होगा वो मेनली एंडोमेट्रियम जो है उसमें डीपली नहीं होगा, उसकी अपर सरफेस में ही होता है। अब जैसे ही सेकेंड वीक स्टार्ट होगा तो ये इम्प्लांटेशन जो है वो एंडोमेट्रियम में डीप होता जाएगा। नाउ द एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड द एमनियोटिक कैविटी डेवलप। तो एमनियोनिक कैविटी है वो हमने आगे बात की कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके सराउंडिंग एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होगी। तो ये कुछ चेंजेस जो कि सेकेंड वीक में होते हैं। नाउ इन थर्ड वीक द एम्ब्रियोनिक डिस्क ब्रॉडेंस, देन द प्रिमिटिव हार्ट इज फॉर्म्ड बट इट इज़ नॉट येट बीटिंग। तो यहाँ पे आप एक बात खास याद रखना कि थर्ड वीक जो है उसमें प्रिमिटिव हार्ट जो है वो फॉर्म हो चुका होगा, लेकिन जो बीटिंग की प्रोसेस है यानी कि जो हम हमारी हार्ट बीट सुनते हैं तो ये थर्ड वीक में जो हार्ट है उसकी हार्ट बीट जो है वो नहीं होती। दैन दी चेंजेस इन फोर्थ वीक। तो अब फोर्थ वीक में क्या होगा, द एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड एंड सस्पेंडेड इन एमनियोटिक फ्लूइड। हमने आगे बात की कि डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसके अराउंड एक बैग या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होगा। तो ये फोर्थ वीक जब स्टार्ट होगा तब एम्ब्रियो जो है वो इस एमनियोटिक फ्लूइड में सस्पेंड होगा जो कि इसे सराउंडिंग शॉक जो है उससे एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा। देन दी प्राइमरी ब्रेन, आइज, स्टमक, किडनीज एंड हार्ट डेवलप। अब जब ये फोर्थ वीक स्टार्ट होगा तब जो हार्ट फॉर्म हुआ है वो डेवलप्ड हार्ट होगा और जो बीटिंग की प्रोसेस है वो फोर्थ वीक में स्टार्ट हो जाएगी। और हम उसकी हार्ट बीट की बात करें देन इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 60 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में उसका हार्ट जो है वो 60 टाइम बीट होगा। और हम यहाँ पे एम्ब्रियो की साइज़ की बात करें तो इट विल बी लेस देन 4 सेंटीमीटर एंड दी प्रिमिटिव अम्बिलिकल कॉर्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन फोर्थ वीक। तो ये जब फर्स्ट मंथ है उसमें ये सारे चेंजेस जो हैं वो होंगे। अब हम सेकेंड मंथ की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ जो है उसमें जितने जो मैमल्स एनिमल है उनका एम्ब्रियो जो है वो ऑलमोस्ट सेम दिखता है, यानी कि हम ये पर्टिकुलर एम्ब्रियो किस एनिमल का है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे जैसे ही सेकेंड मंथ स्टार्ट होगा देन दी एम्ब्रियो लुक्स लाइक ह्यूमन,
यानी कि ह्यूमन का एम्ब्रियो जो है वो अब ह्यूमन जैसा दिखना स्टार्ट होगा। नाउ द मेन ऑर्गन्स ऑफ बॉडी डेवलप्ड एंड बिगिन देयर फंक्शन। और सेकेंड मंथ में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो का हेड है इट विल बी लार्जर कंपेयर टू दी बॉडी। बॉडी के कंपेयर में उसका हेड जो है उसकी साइज़ थोड़ी लार्ज होगी। और हेड एम्ब्रियो जो है वो मेनली उसके जो हेड है वो अराउंड 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। देन आफ्टर द सेकेंड मंथ दैट इज द आफ्टर द 8th week of pregnancy, now this embryo is known as fetus। तो जो इनिशियल 2 मंथ है फर्स्ट और सेकेंड मंथ उसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं और आफ्टर 2 मंथ उस एम्ब्रियो को हम बोलेंगे फीटस। तो जैसे ही थर्ड मंथ इनिशिएट होगा तो ये जो एम्ब्रियो जो है उसे हम फीटस बोलेंगे और उसकी साइज़ जो है वो होगी अराउंड 7.5 सेंटीमीटर इन हाइट और उसका वेट जो है वो होगा सिर्फ 14 ग्राम। ना बॉडी हैज़ ग्रोन, हमने सेकेंड मंथ में बात की थी कि उसकी बॉडी के कंपेयर में हेड जो है वो लार्ज होगा, लेकिन थर्ड मंथ में क्या होगा बॉडी जो है वो भी ग्रो होना स्टार्ट होगी और उसके साथ जो हेड है वो तो बॉडी के कंपेयर में लार्ज ही होगा। Now the limbs become longer, the external genitalia appear। यानी कि जो मेल और फीमेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो अपीयर होना स्टार्ट होंगे, बट उसकी बेसिस पे हम उसकी सेक्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल। ना जब ये थर्ड मंथ है देन in this month some movement of limbs and body also occurs। Now in fourth month body is bright red in color। पूरी फीटस की जो बॉडी है वो मेनली रेड कलर की अपीयर होती है क्योंकि यहाँ पे उसकी स्किन जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी, तो उसकी वजह से जो स्किन के अंडर जो ब्लड वेसल्स होगी जो ग्रोइंग है यानी कि जिसका ग्रोथ जो है वो अभी चल रहा है, तो उस ब्लड वेसल्स में रेड कलर का जो ब्लड होगा उसकी वजह से फीटस की जो पूरी बॉडी है वो रेड कलर की अपीयर होगी। नाउ द मसल्स बिकम एक्टिव इन फोर्थ मंथ, देन इन फिफ्थ मंथ स्किन बिकम्स लेस ट्रांसपेरेंट एंड कवर्ड विथ हेयर। तो जैसे ही स्किन जो है वो लेस ट्रांसपेरेंट होती जाएगी तो उसका जो रेड कलर है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। नाउ इन फिफ्थ मंथ द ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा इज स्लोज डाउन, यानी कि फिफ्थ मंथ तक प्लेसेंटा जो है उसकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस होती है, लेकिन जैसे ही फिफ्थ मंथ होगा तो जो प्लेसेंटल ग्रोथ है उसका रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। एंड सिक्स मंथ द स्किन इज रिंकल्ड बिकॉज इट लैक्स फैट। अब ये जो डेवलपिंग फीटस है उसमें फैट जो है वो मेनली एब्सेंट होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा स्किन जो है वो रिंकल्ड हो जाएगी। अब रिंकल स्किन जो है वो जब हम एज पीपल को देखते हैं, ठीक है, तो उनकी फेस में भी जो फैट कंटेंट है वो धीरे धीरे लॉस होता जाता है, तो उसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो रिंकल्ड हो जाती है। तो ये जो डेवलपिंग फीटस है उसमें भी फैट एब्सेंट होता है, इसके लिए इनकी स्किन भी रिंकल्ड होती है। नाउ टू आईलिड्स आर सेपरेटेड बट अ मेम्ब्रेन कवर दी प्यूपिल्स। प्यूपिल्स के सराउंडिंग जो है वो एक मेम्ब्रेन होगी और आईलिड्स जो है वो सेपरेट होंगे और उसकी लेंथ जो है वो होगी अराउंड 32 सेंटीमीटर लॉन्ग फीटस की और उसका वेट जो है वो होगा अराउंड 650 ग्राम। तो ये सारे चेंजेस 6 मंथ्स में होते हैं। नाउ इन 7 मंथ द फीटस मूव अराउंड विगरसली विद इन दी
यूट्रस। तो जो फीटस की यूट्रस में मूवमेंट है वो मेनली 7 मंथ में स्टार्ट हो जाती है। और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इट कैन ओपन इट्स आइज। और अगर 7 मंथ में डिलीवरी होती है, यानी कि अगर 7 मंथ में बेबी बॉर्न होता है, दैन इट कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। और अगर वो ब्रीथ कर सकता है तो उसे ब्रीदिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं, क्योंकि अभी उसका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है। नाउ इन 8th मंथ, तो यहाँ पे फीटस जो है वो अराउंड 42 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा और उसका वेट जो है वो 1800 ग्राम होगा। और 8 मंथ की मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें लंग्स जो है वो डेवलप्ड होंगे। और अगर इस मंथ में बेबी बॉर्न होता है तो उसे एक्सपर्ट केयर के अंडर रखा जाता है और उसे प्रॉपर वेंटिलेट किया जाता है, तो उसकी जो सर्वाइवल रेट है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी। नाउ इन 9 मंथ, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, मेनली द ऑल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है और उसकी साइज़ जो है वो अराउंड 46 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नाउ इन 10th मंथ, ये जो 10th मंथ है उसमें मेनली बेबी की बॉर्न प्रोसेस होगी, यानी कि डिलीवरी की प्रोसेस जो है वो जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होंगे, यानी कि 10 मंथ इनिशिएट होगा तभी वो स्टार्ट होगी। और जो बेबी 10th मंथ में डिलीवर होगा उसकी साइज़ की अगर हम बात करें तो वो है अराउंड 50 सेंटीमीटर और उसका वेट जो है वो 3300 ग्राम होगा। तो मेनली जो हेल्दी चाइल्ड है उसका वेट जो है वो अराउंड 3 kg टू 3.5 kg होता है। तो इस तरह से 9 मंथ के पीरियड में पूरे जो ऑर्गन्स या फिर जितनी भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे डेवलप होंगे। सो ये हमने बात की प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी जो है उसमें कौन कौन से मेनली चेंजेस होते हैं। और उसके बाद हमने बात की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियो जो है वो कैसे डेवलप होता है।